हेलो हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आई एम अंडर कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑफ लिविंग अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। यानी कि यहां पे जो आपको बताना है बेटा, राइट, अपना पार्टिसिपेशन लगातार रखिएगा। यहां पे आपको जो बताना है, व्हाट यू नीड टू टेल हियर, एक वर्ड करेंगे और फिर एक अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां पे आपको बताना है अ कॉन्टिन्यूस प्रेशर का मतलब क्या है। ये जो हाईलाइट हो रहा है इसका मतलब क्या है, अ कॉन्टिन्यूस प्रेशर। आई एम अंडर अ कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑफ लिविंग अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। हर एक व्यक्ति की अपनी उम्मीद होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है। तो आई एम अंडर कॉन्टिन्यूस प्रेशर, आई एम अंडर अ कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑफ लिविंग अप टू। लिव अप टू का मतलब होता है खरा उतरना, अपनी उम्मीदों पर खरा उतरना। लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है, उम्मीदों पर खरा उतरना, उम्मीदों पर खरा उतरना। दैट इज को लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। जैसे कई बार पूछते हैं कि भाई आप अपने घर से तैयारी करने के लिए आए हैं, यहां पढ़ते हैं, तो डू यू लिव अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। क्या आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। तो लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है, उम्मीदों पर खरा उतरना, यानी कि किसी की एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर। जैसे कई बार पूछते हैं कि भाई क्या आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, तो क्वेश्चन बनता है डू यू, लिखते रहिएगा शाबाश, डू यू लिव अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। डू यू लिव अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। क्या आप अपनी, गुड मॉर्निंग शाबाश, पढ़ते चलो बेटा। लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना। सो डू यू लिव अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। क्या आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। दैट्स को लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस। आई एम अंडर अ कॉन्टिन्यूस प्रेशर। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में हूं, तो आपको इसका मतलब बताना है इन वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है जो कॉन्टिन्यूस प्रेशर को शो करता है। विच वर्ड शोज कॉन्टिन्यूस प्रेशर। क्या वो ईजिज है, इसको पढ़ा जाएगा ईजिज। इसमें जो ए है वो साइलेंट रहता है बेटा, इसका जो उच्चारण है वो पढ़ा जाएगा ईजिज। क्या वो अनपर्टर्ब्ड है, स्पेलिंग याद करने की कोशिश करें। अन कैसे पढ़ेंगे, यू एन। पर्ट कैसे पढ़ेंगे, पी ई आर टी, राइट। अनपर्टर्ब्ड, या पर पढ़ लें, और टर्ब कैसे पढ़ेंगे, टी यू आर बी। अन पर, पी ई आर, पर याद हो जाएगा, और उसके बाद आप याद कर लीजिए, पर याद हो गया, फिर टर्ब याद कर लीजिए, टी यू आर बी, और उसमें ईडी लगा दीजिए। अनपर्टर्ब्ड। और हर एक वर्ड का मतलब भी बताते चलिएगा। अनामिका खमेरा, नूरजहां, ओशिन चौधरी, स्वागत है आप सबका, राइट। बताइए सबका मतलब भी सोचते चलें दिमाग में कि सबका मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक वर्ड है एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन, राइट। एफ्लिक्शन का मतलब भी सोच के रखिएगा, फिर बात करेंगे इसके ऊपर। लिव अप टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब उम्मीदों पर खरा उतरना, राइट। आई एम अंडर अ कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑफ लिविंग अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। तो इसमें से ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन है, एक बार आंसर बता के चलें, ज्यादा समय नहीं लेंगे। शाबाश, बहुत बढ़िया, प्रणाम सबको, प्रणाम जी, बताइए, शाबाश। आई एम अंडर कॉन्टिन्यूस प्रेशर ऑफ लिविंग अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कॉन्टिन्यूस प्रेशर में है व्यक्ति के, भाई अपनी उम्मीदें हैं, राइट। हो सकता है कि जितनी उम्मीदें हैं उतनी स्किल आज नहीं है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे स्किल डेवलप हो जाती हैं, राइट। तो इसके लिए जो आंसर बनता है बेटा, इसका मतलब एक तरीके से ड्यूरेस जो है वो आपका आंसर बनता है बेटा। ड्यूरेस का मतलब कॉन्टिन्यूस प्रेशर। लगातार अगर कोई चीज व्यक्ति मजबूरी महसूस कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूरेस, राइट। अ कंटिन्यूअस प्रेशर, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेस। जैसे जो यूक्रेन है, यूक्रेन इज अंडर अ ड्यूरेस बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ रशिया। रशिया के अटैक के कारण, ओके अनामिका, राइट। डू यू लिव अप टू योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। सो
यानी कि क्या आप अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरते हो, ऐसे ही मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने के सेंस में लगातार प्रेशर में हूं। इसका मतलब ड्यूरेस है बेटा, ड्यूरेस का मतलब मजबूरी, राइट, कंपल्शन, फोर्स, यानी कि आप सिंपल सेंस कहें तो एक तरीके से ये मजबूरी को भी दिखाता है। मजबूरी, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट कहते हैं द इकोनॉमिक, शाबाश, वाक्य लिखेंगे द इकोनॉमिक ड्यूरेस, यहां पे एक फिल इन द ब्लैंक बना दिया और सोचा द इकोनॉमिक ड्यूरेस, इसका मतलब जो आर्थिक मजबूरी है, राइट, द इकोनॉमिक ड्यूरेस मेड हिम, यानी कि उससे करवा दिया, मेड हिम लीव हिज स्टडीज, यानी कि जो इकोनॉमिक प्रेशर था, इकोनॉमिक मजबूरी थी, इकोनॉमिक तंगी थी, उसने उसे अध्ययन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, राइट, अध्ययन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सो दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ड्यूरेस, यानी कि आर्थिक मजबूरी, आर्थिक तंगी, आर्थिक तरीके की जो बदहाली है, मेड हिम लीव हिज स्टडीज, यानी कि पढ़ाई छुड़वा दी। वाक्य जरूर लिखते रहना बेटा, ताकि चीजें आपको बेहतरीन लेवल पर समझ में आने लगे, शब्द और वाक्यों का मिश्रण बेहतरीन हो जाए आपका। बिल्कुल सही अनामिका, द इकोनॉमिक ड्यूरेस मेड हिम लीव हिज स्टडीज, बिल्कुल सही, अपनी पढ़ाई। यहां पे बेटा हिज स्टडी नहीं लिखेंगे, अनामिका आपने लिखा हिज स्टडी, कोई स्टडी नहीं छोड़ता है, क्योंकि स्टडी का मतलब यहां पे अगर देखें तो हिज स्टडी एक चीज का नाम हुआ, क्योंकि जैसे मैंने कहा हिज कार, जैसे कार एक चीज का नाम है ना बेटा, जैसे हिज फादर, हिज मदर, तो जैसा कि कार एक चीज का नाम है, तो हिज के बाद ये भी एक चीज का नाम है, और अगर स्टडी किसी चीज का नाम बनता है तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं होता, इसका मतलब होता है पढ़ाई का कमरा, पढ़ाई का कमरा। तो वो एरर है बेटा जो आपने लिखा ना, आपने एक वाक्य लिखा अनामिका के द इकोनॉमिक ड्यूरेस मेड हिम लीव हिज स्टडी, नहीं बेटा, स्टडीज, अध्ययन, क्योंकि आर्थिक तंगी में उसने पढ़ाई का कमरा नहीं छोड़ा होगा, उसने अध्ययन ही अपना रोक दिया होगा। तो यहां पे बेटा स्टडी जो है वो एरर हो जाएगा, और एग्जाम में आई हुई एरर है ये जो आपसे हुई है, कोई बात नहीं, अनभिज्ञता में भी चीजें सीखने को मिलती हैं, इससे ये पता लगता है, राइट, गलतियां ही शिक्षाएं बनती हैं। बहुत अच्छे, मस्त हरियाणा, वेरी गुड, शाबाश। तो स्टडी का मतलब पढ़ाई का कमरा, तो वहां पे ये नहीं कहेंगे कि द इकोनॉमिक ड्यूरेस मेड हिम लीव हिज स्टडी, स्टडी नहीं, स्टडीज, अध्ययन, शाबाश, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, अब ये वर्ड है इजिज, इजिज का मतलब आप क्या समझते हो, ये आपने उतार ही लिया होगा, ड्यूरेस का मतलब मजबूरी है, राइट, जैसे कई बार कहा जाता है, वाक्य लिखें डोंट टेक, वाक्य लिखें बेटा एडवांटेज, डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई ड्यूरेस, भाई मेरी मजबूरी का, मेरे कॉन्टिन्यूस प्रेशर का फायदा ना उठाएं। हिमांशी वर्मा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको। सो डोंट टेक एडवांटेज ऑफ माई ड्यूरेस, यानी कि मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं है, राइट। अब हम अगले वर्ड पर आ गए, ये है ईजिज, शाबाश, बोलेंगे मेरे साथ, क्या पढ़ा जाएगा, ईजिज, ये ई हो गया और ये जिस हो गया, इसमें ए जो है वो साइलेंट रहेगा, तो पढ़ा जाएगा ईजिज। ईजिज का मतलब अगर किसी को याद है तो जरूर बताएं, शाबाश, बहुत अच्छे अनामिका, साथ साथ आप टाइप करते चल रहे हो, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, बेहतरीन, सारे के सारे सेंटेंसेस पे ध्यान देना। ईजिज का मतलब बेटा, सिंपल वर्ड अगर हम देखें जो मास लेवल पर है, जो छोटा बच्चा भी जानता है, एक वर्ड आता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन का मतलब संरक्षण होता है, सुरक्षा, सुरक्षा, राइट, दैट इज कॉल्ड ईजिज, राइट। सो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं ऑल द बिग गन्स, वाक्य जरूर लेंगे बेटा, ऑल द बिग गन्स ऑफ, ऑल द बिग गन्स ऑफ सोसाइटी, समाज के जितने भी बिग गन्स हैं, बिग गन्स का मतलब जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्तित्व बड़ा है, बहुत बड़ी तोप, कई बार कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत बड़ी तोप हो, यू आर अ बिग गन, आई एम अ स्मॉल फ्राई, यू आर अ बिग गन, आई एम अ स्मॉल फ्राई, अ बिग गन, अ स्मॉल फ्राई। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अब बिग गन क्या होता है, तो इसका मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी सामाजिक हस्ती या जिसका समाज में बहुत रुतबा हो, जिसका समाज में बहुत सम्मान हो, उसको हम बिग गन कहते हैं। और एक एक्सप्रेशन आता है अ स्मॉल फ्राई,
अ स्मॉल फ्राई, राइट। अ स्मॉल फ्राई का मतलब जिसे गली का कुत्ता भी नहीं जानता, यानी कि नॉन एंटिटी पर्सन, जिसका कोई अस्तित्व नहीं मानता बेटा, दैट इज कॉल्ड अ स्मॉल फ्राई। तो कई बार कहते हैं यू आर अ स्मॉल फ्राई बिफोर मी। कोई भी व्यक्ति एरोगेंस से भरा हुआ हो, जो व्यक्ति थोड़ा घमंडी हो, उसे कहते हैं कि वो कह सकता है कि आई एम अ बिग गन, यू आर अ स्मॉल फ्राई। मैं बहुत बड़ी तोप हूं और आप एक अदना से प्राणी, राइट, जिसे कोई जानता तक नहीं, दैट्स कॉल्ड स्मॉल फ्राई। वाक्य बन गया ऑल द बिग गन्स, यानी कि जिनका समाज में बहुत बड़ा अस्तित्व है, जिनकी सामाजिक हस्ती बहुत बड़ी है, ऑल द बिग गन्स आर गिवन, उन्हें दी जाती है। ऑल द बिग गन्स आर गिवन जेड प्लस ईजिस, उन्हें जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, जेड प्लस प्रोटेक्शन दी जाती है बेटा। वाक्य जरूर करें, शाबाश विकी कसाना, शाबाश, बहुत अच्छे। तो ऑल द बिग गन्स ऑफ सोसाइटी आर गिवन जेड प्लस ईजिस, यानी कि जेड प्लस प्रोटेक्शन, जेड प्लस सिक्योरिटी उन्हें दी जाती है, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, इसे जेड प्लस से याद कर सकते हो। अगला है अनपर्टर्ब्ड। सबसे पहले पर्टर्ब क्या होता है? पर्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, डरा देना। अनपर्टर्ब्ड का मतलब जो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, जो डरा हुआ नहीं है, जो बिल्कुल भी बेचैन नहीं है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनपर्टर्ब्ड का मतलब है जो डरा हुआ नहीं है। पर्टर्ब्ड का मतलब समझ लो तो अन समझ में आ जाता है, जैसे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, और अनइंपॉर्टेंट क्या होता है? जो महत्वपूर्ण ना हो। अगर अन उसमें प्रीफिक्स जोड़ दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? अनइंपॉर्टेंट। तो पर्टर्ब्ड का मतलब बेचैन, डरा हुआ, और अनपर्टर्ब्ड का मतलब जो बिल्कुल भी डरा हुआ ना हो, जो बिल्कुल भी प्रभावित ना हो, जो जरा सा भी डरा हुआ ना हो, जो प्रभावित या डरा हुआ भी लिख सकते हो बेटा, ना हो। और पर्टर्ब्ड का मतलब जो बहुत ज्यादा प्रभावित हो, बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, बहुत ज्यादा संकोच में हो, बहुत ज्यादा हिचकिचाया हुआ हो, बहुत ज्यादा डर उसको हो, दैट इज कॉल्ड पर्टर्ब्ड। और अनपर्टर्ब्ड का मतलब जिसे बिल्कुल भी डर ना हो, वो अनपर्टर्ब्ड होता है। वाक्य लेते हैं बेटा। अनपर्टर्ब्ड मतलब अनइफेक्टेड, उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। वाक्य लेते हैं। द एक्सपर्ट कैंडिडेट, वाक्य लिखेंगे, शाबाश। द एक्सपर्ट कैंडिडेट, यानी कि मान लीजिए इंटरव्यू का सिनेरियो चल रहा है। द एक्सपर्ट कैंडिडेट वॉज अनपर्टर्ब्ड, यहां पे क्या फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा? अनपर्टर्ब्ड, अनइफेक्टेड, बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल प्रभावित नहीं। द एक्सपर्ट कैंडिडेट वॉज अनपर्टर्ब्ड बाय द difficult questions, by the difficult questions, by the difficult questions of his interviewer. द एक्सपर्ट कैंडिडेट वॉज अनपर्टर्ब्ड विद बाय द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। इसका एक भाव बना लिया हमने, अनपर्टर्ब्ड, बिल्कुल इफेक्टेड नहीं। जैसे अभी क्या है, कहते सर हमें वकैब भी पर्टर्ब करती है और हमें ग्रामर भी पर्टर्ब करती है, या फिर वाक्य को समझने में जैसे क्लोज टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, एरर फाइंडिंग है, फिल इन द ब्लैंक है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। सर सारे नियम रटने के बाद भी, हाल तो भाषा को जब आप नियम की तरह देखते हो बेटा, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि इसको नियम की तरह पढ़ाया जाता है। भाषा में नियम होते नहीं, राइट। नियम को वो फॉलो नहीं करती, वो सिचुएशन को फॉलो करती है। अगर सिचुएशंस क्लियर हो जाएं दिमाग में तो चीजें अपने आप से क्लियर हो जाती हैं। जैसे इस शब्द की एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जहां वो जाके बोलता है एक्सपर्ट कैंडिडेट वाज अनपर्टर्ब्ड, यानी कि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ बाय द डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर ने जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे उनसे वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। वेरी गुड अनामिका, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। ऑफ हिज इंटरव्यूअर, अनपर्टर्ब्ड भी हमने कर लिया। ड्यूरेस का मतलब हमें पता ही है, और अफ्लिक्शन की तरफ चलते हैं। एफ्लिक्शन का मतलब पेन, पीड़ा। एफ्लिक्शन का मतलब है दुख। एफ्लिक्शन का मतलब दुख है बेटा, दुख है, दर्द है, पेन, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एफ्लिक्शन। तो एफ्लिक्शन का मतलब पेन, पीड़ा, दुख। स्टेटमेंट लेते हैं बेटा। इफ you do not go through, if you do not
go through the affliction of any field, अगर आप किसी फील्ड की प्रताड़ना से होके नहीं गुजरते हैं, गो थ्रू का मतलब होता है सहन करना, या गो थ्रू का मतलब उससे होके गुजरना, दैट इज कॉल्ड गो थ्रू. इफ यू डू नॉट गो थ्रू द दुख दर्द, कहते हैं ना नो पेन्स नो गेन्स, आपने सुना होगा, यानी कि नो पेन्स, यहां पे पेन्स को क्या हम एफ्लिक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं बेटा. नो एफ्लिक्शन, शाबाश, नो एफ्लिक्शन, पेन्स, नो पेन्स नो गेन्स, ये आपने खूब सुना होगा कि जहां पे आपको दिक्कतें नहीं होगी वहां से फायदा भी नहीं होगा. इफ यू डू नॉट गो थ्रू द एफ्लिक्शन, द पेन्स ऑफ एनी फील्ड, या द एफ्लिक्शन ऑफ एनी फील्ड, you can never reach the apogee of that field. या इस दैट फील्ड को चाहो तो इट भी कह सकते हो, क्योंकि यहां पे फील्ड ही है जिसे इट कहा जा सकता है, बाकी और किसी चीज को नहीं कहा जा सकता. यू कैन नेवर रीच द एपजी ऑफ इट. एपजी का मतलब क्या है? शिखर, शिखर, उसके शिखर पर, पिनेकल पर, राइट, जेनिथ पर, बहुत ऊंचा जो शिखर है. अगर आपने किसी फील्ड के पेन्स को सहन नहीं किया है, अगर आपको किसी फील्ड में उठा के पटका नहीं गया है, तो आप उस फील्ड के बेहतरीन माहिर नहीं हो सकते बेटा, राइट. सो इफ you do not go through the pains of any field, if you do not go through the affliction of any field, you can never reach the apogee of that field. apogee का मतलब शिखर होता है, राइट. एपेक्स, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड. सर स्पोकन इंग्लिश से ग्रामर ठीक हो सकती है क्या? ये क्वेश्चन अनामिका ने पूछा. बेटा इस बात का हाँ या ना में जवाब लेने से पहले अनामिका, एक बार स्पोकन सीरीज मैंने कहा था, इंग्लिश मंत्रा चैनल है आपका यूट्यूब पर, आप इंग्लिश बाय अजय सर या इंग्लिश मंत्रा लिख दोगे तो इंग्लिश मंत्रा अगर यूट्यूब पे लिखोगे तो बेटा उसमें स्पोकन सीरीज की लगभग 20 क्लासेस हैं, मतलब सॉरी 20 घंटे की क्लासेस हैं. आप एक बार 15-20 घंटे की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करके देखो तो आपको खुद पता लगेगा कि वाकई में आपके सोचने का सीधा सीधा संबंध आपके बोलने से होता है. अगर कोई शिक्षक आपके सोचने को सुधार सकता है तो इसका मतलब वो आपकी ग्रामर को डेफिनेटली सुधार सकता है. तो इसका जवाब हाँ या ना में लेने से अच्छा है कि वो 15-20 घंटे की जो क्लास है, उसके बाद इंग्लिश मंत्रा एप्लीकेशन है आपकी, वहां पर भी आप एक बार करके देखें. शुरू की 5 डेमो क्लास फ्री हैं, राइट. वो क्लासेस आप करके देखें शुरू की 5, विल गेट टू नो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है. जो आपने जवाब पूछा कि सर क्या स्पोकन से ग्रामर ठीक हो सकती है, राइट, इसका जवाब हाँ ना में लेने से अच्छा है कि आप उसका अनुमान ना लेकर अनुभव लगाएं. जैसे कि एक स्लोगन भी है मंत्रा ग्रुप का कि कोई अनुमान नहीं केवल अनुभव, विचार से विश्वास तक आपके साथ. तो विचार है ये महज आपके मन का कि सर क्या ऐसा हो सकता है, तो ये विचार है बेटा. इसको विश्वास में कन्वर्ट करने के लिए आपको अनुमानों में नहीं अनुभवों में जीना होगा, और उस अनुभव के लिए थोड़ी सी ऊर्जा लगानी होगी. और उस ऊर्जा का मतलब यूट्यूब पे गाना सुनने की बजाय आपको सिर्फ इतना करना है कि आप उस सेशन पे जाके स्पोकन सीरीज के और उस क्लास को एक बार देख ले, राइट. सो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया. आगे बढ़ते हैं. ये 4 वर्ड्स करने के बाद अब हम सेंटेंस पर चलते हैं. लेट्स मूव टू द सेंटेंस. एक सेंटेंस आपको बताते हैं और फिर बताइएगा कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या है. चलिए, मेरे हिसाब से हमने वी हैव डन ऑल्दो क्वाइट हार्ड प्रोलॉन्ग्ड इलनेस ही कुड नॉट डू सो, ही वॉज वांटेड. ठीक है, ये हो गया था हमारा. लेट्स डू इट. आइए बेटा, नो एरर भी हो सकता है वाक्य, उसको भी देखिएगा. जस्ट बिफोर से लेकर, जस्ट से लेके आपको बताना है कि इन्विटेशन तक प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या, और ये वाक्य नो एरर भी हो सकता है. तो अपनी चॉइस बताइए, ज्यादा समय मैं नहीं दूंगा. वाक्य आपके सामने है. जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, जैसे ही डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हुई उससे तुरंत पहले, द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई, एट द साइट एज इफ दे रिसीव्ड इन्विटेशन, जैसा कि उन्होंने इन्विटेशन प्राप्त किया हो. एज इफ दे रिसीव्ड इन्विटेशन. शाबाश, आप में से जवाब दीजिए. वेरी गुड. Just before the demonstration started, the police arrived at the site as if they received invitation. आपको देखनी है 4 चीजें कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा और वाक्य का मतलब क्या है. इन चारों में से कोई एक. शाबाश रामू शर्मा, जय हिंद. जय हिंद भाई.
और बताइए। बहुत अच्छे, जवाब दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप ऑन डूइंग। ओशिन ने पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। मुद्दा पार्टिसिपेशन का है। somebody else wants to answer, या फिर हम सीधा इसको एक्सप्लेन करने पर, समझने पर चलें? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव्ड एट द साइट एज इफ दे रिसीव्ड इन्विटेशन। देखो बेटा, एज इफ का मतलब है कोई चीज मानकर बोली जा रही है, राइट? मान लो, या इसको ऐसे भी कहते हैं कि ऐसे जैसे कि। एज इफ के जैसा ही एक वर्ड है जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इसका सिनोनिम है वो, बताइए क्या वर्ड है वो? एज इफ जैसा ही एक वर्ड है, वो होगा एज दो। एज इफ जैसा ही एक वर्ड है क्या? एज दो। बेटा जो बातें सत्य हैं और जो बातें मानकर बोली जाती हैं उसमें अंतर होता है। यहां पर यह बात सत्य नहीं है। देखो एक बात सत्य है, कौन सी सत्य है? कि पुलिस पहुंच गई। यह बात क्या है? यह सच है। पर ये जो पीछे कही जा रही है बात, ये सत्य नहीं है बेटा, ये मानकर बोली जा रही है। इसे मानकर बोला जा रहा है, ये मानकर बोली जा रही है बात। और जो बातें सत्य हैं और जो बातें मान के बोली जाती हैं बेटा, उनमें अंतर होता है। जो बातें सच हैं और जो बातें मानकर बोली जाती हैं उनमें अंतर होता है। सत्य और मानकर बोली जाने वाली बात में बहुत अंतर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सत्य है कि आई एम अ टीचर, यह बात तो सच है, और सच में कोई बदलाव नहीं आता, सत्य शाश्वत है, सत्य कभी नहीं बदलता। पर अगर कोई ये कहे कि आई एम अ बर्ड, मान लीजिए मैं ही कहने लगूं आई एम अ बर्ड, क्या ये बात सच है या मानकर बोल रहा हूं? आप कहोगे सर ये तो मान के बोल रहे हो, तो ये बात तो सच नहीं है, क्योंकि ये बात देखो ध्यान से। अगर मुझे देखो तो ये बात सच बिल्कुल नहीं है। आई एम अ बर्ड बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं कहाँ हूं? पक्षी। अगर मैं कहूं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं अजय हूं, मैं खुश हूं, मैं नाराज हूं, मैं गुस्से में हूं, कुछ भी बातें, ये बातें सच हैं। पर अगर कोई अपने आप को ये कहता है कि मैं एक पक्षी हूं, तो ये बात सच नहीं है बेटा। ये बात क्या है? ये बात तो मानकर बोली जा रही है। और जो बातें बेटा सच हैं और जो बातें मानकर बोली जाती हैं उनमें अंतर होता है। अगर कोई कह रहा है आई एम अ बर्ड, तो सबसे पहली बात, व्यक्ति अपने आप को आई कह रहा है और फिर अपने आप को बर्ड कह रहा है, ये बात गलत है। आप जानते हैं यहां पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहता आई वॉज अ बर्ड, मैं एक पक्षी था, तो वॉज भी तो तभी बोला जाता है जैसे आई एम अ टीचर। पर बचपन में मैं क्या था? आई वॉज अ स्टूडेंट। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट था। यह भी तो बात सच है। यह भी बात क्या है? सच है। यह भी बात क्या है? सच है। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं प्रेजेंट हूं, आई एम प्रेजेंट इन द क्लास, ये बात सच है। अच्छा मैं प्रेजेंट था, ये भी तो बात सच है, आई वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। भाई जो पिछली क्लास हुई फ्राइडे को, उसमें मैं प्रेजेंट था। मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है, राइट? तो मंडे टू फ्राइडे आपकी जो क्लास होती है, तो इसमें मैं प्रेजेंट था, ये भी तो सच है। और अभी प्रेजेंट हूं, ये भी सच है। तो बेटा जो बातें सच हैं, तो वॉज तो, क्या मैं पक्षी हूं? नहीं। क्या मैं पक्षी था कि भी मैं पैदा तो पक्षी हुआ था, अब इंसान हो गया? ये भी बात सच नहीं है, राइट? तो डेफिनेटली यही कारण है कि एक वाक्य बनाया जाता है जिसको आपने बचपन से पढ़ा है, इफ आई। अब यहां पे ना तो एम आ सकता है क्योंकि वो कोई और सेंस देगा, ना वॉज आ सकता है, वो कोई और सेंस देगा। मजबूरी है कि यहां पे कहना पड़ता है इफ आई वर अ बर्ड, जो आपने बचपन से पढ़ा है। तो आपको शायद समझ में आएगा कि यहाँ पे वर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि एम और वॉज आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो बातें सच हैं उनको एम और वॉज से बोला जाता है। जैसे ही इज, अगर हम कहें कि ही इज अ लॉयन, गलत है। ही वॉज अ लॉयन, गलत है, क्योंकि ही नहीं कह सकते। अगर मैंने कहा वो शेर होता तो तुम्हें खा जाता। इफ ही, ना तो इज कह सकते हैं ना वॉज कह सकते हैं, क्योंकि जो बातें सच है और जो बातें मान के बोली जाती है उनमें अंतर होता है बेटा, राइट? तो वो अंतर दिखाने के लिए सबसे पहले, वो अंतर दिखाते कैसे हैं? वर्ब में बदलाव करके। वर्ब सेम नहीं हो सकती। एज इफ और एज दो से पहले जो वर्ब होगी उससे बिल्कुल अलग वर्ब होगी। समझाता हूं। जैसे एक वाक्य लेते हैं, राइट? लेट्स टेक सेंटेंस। मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा। अगर मैं एक सेंटेंस लूं, मैंने कहा तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें सब पता है। जस्ट मिनट। मान लीजिए मैं एक वाक्य लेता हूं। अगर मैं कहूं कि तुम बातें करते हो, यू टॉक टू मी,
राइट, ये बात सच है। भाई तुम मुझसे बातें करते हो, ये बात सच है। तुम सब जानते हो, यू नो एवरीथिंग, तुम्हें सब पता है, यू नो एवरीथिंग, ये बात भी सच है। ये दोनों बातें सत्य हैं, वाक्य बिल्कुल सही है बेटा, वाक्य बिल्कुल सही है। पर अगर मैं इस वाक्य को इस तरीके से जोड़ दूं, या तो मैं एंड से जोड़ूं तो सत्य बात जुड़ती है। जैसे मैंने कहा यू टॉक टू मी, एंड एंड की आदत है, इधर सच है तो उधर भी सच है, राइट, ये सच है बात। तुम मुझसे बातें करते हो, यू टॉक टू मी एंड यू नो एवरीथिंग, एंड यू नो एवरीथिंग, ये वाक्य बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि दोनों तरफ सच है। सच एक ही तरीके से बोलेगा, इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि ये भी बात सच है। फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म से हम ये बताते हैं जो काम अक्सर होता है, राइट। तुम मुझसे बात करते हो, तुम सब जानते हो, यू टॉक टू मी एंड यू नो एवरीथिंग, ये वाक्य बिल्कुल सही है। पर अगर मैं वाक्य ऐसे कहूं, तुम मुझसे ऐसे बातें करते हो, यू टॉक टू मी, मान लो एज इफ, अब ये बात सच है या मानकर कहूंगा? यहां पे जो भी बात होगी वो सच नहीं होगी बेटा, वो बात मैं मान के कहूंगा। मैंने कहा तुम ऐसे बातें करते हो जैसे तुम्हें पहले ही सब पता हो, तुम मुझसे ऐसे बातें करते हो, तुम बातें करते हो, ये बात सच है। और सच कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? फर्स्ट फॉर्म से। अगर फर्स्ट फॉर्म में लिखा गया है तो जो मानकर कही गई बात वो फर्स्ट फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, वो तब लिखी जाती है। बातें तब सच के साथ सच ही खड़ा होता है। अगर सच के साथ आपको कोई चीज मानने वाली खड़ी करनी है तो मान्यताएं बेटा एक स्टेप पीछे होती हैं सच से। जो सत्य है, जो शाश्वत है, वो ऊपर होता है सबसे, पर जो बात मानकर कही जाती है वो एक स्टेप पीछे आती है। यानी कि अगर चीज वर्तमान में हो तो पास्ट में कही जाएगी, यू टॉक टू मी एज इफ यू ब्लैंक एवरीथिंग। लिखते रहिएगा बेटा साथ साथ, और ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन हो सकते हैं। जब क्लास में करते हैं इसको तो एक अजब तरीके का, गजब तरीके का माहौल बन जाता है। वही माहौल चाहता हूं कि आप फील कर सकें कि कैसे वाक्यों को महसूस किया जा सकता है बेटा। अब यहां पे हमने देखा जो सच था वो फर्स्ट फॉर्म में है, और एज इफ का मतलब होता है मान लो। भाई तुम ऐसे बातें करते हो ऐसे जैसे कि तुम्हें सब पता हो। अब ऑप्शन नंबर 1, अगर मैं कहूं नो, ये डेफिनेटली गलत होगा बेटा, क्योंकि अगर इधर फर्स्ट है तो उधर फर्स्ट नहीं हो सकता, क्योंकि फिर दोनों बातें सच होंगी। फिर एज इफ क्यों लगाया गया? एज इफ का मतलब है तुम ऐसे बातें करते हैं, मान लो तुम्हें सब पता हो, तुम ऐसे बातें करते हो जैसे कि तुम्हें सब पता हो। तो मैं जब कह रहा हूं ऐसे जैसे कि, ये बात मानकर कही जा रही है। अगर यहां पे कह दिया जाए हैड नोन, या फिर कह दिया जाए न्यू, तो बेटा आपका जो आंसर होगा, अगर इधर फर्स्ट फॉर्म है तो उधर सेकंड हो जाती है, वर्ड बनता है क्या? न्यू, राइट। यू टॉक टू मी एज इफ यू न्यू एवरीथिंग। पर हमने एक बात देखी कि यहां पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, द पुलिस अराइव्ड, यहां पे कौन सी फॉर्म है? सेकंड। यहां भी सेकंड है और यहां भी सेकंड है, गड़बड़ है बेटा, राइट। यानी कि सत्य है भाई, पुलिस पहुंच गई, ये बात सच है ना कि पुलिस वहां पर पहुंच गई। जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंच गई एट द साइट एज इफ, जैसे कि उन्हें किसी ने बुलाया हो, जैसे कि उन्हें इन्विटेशन मिला हो। इन्विटेशन मिलना क्या ये सत्य है? इन्विटेशन मिलना तो सत्य नहीं है। एज इफ क्यों लगाया गया? क्योंकि ये बात मानकर कही जा रही है बेटा, इस बात को समझना। इस वाक्य को हम ऊपर ले लेते हैं क्योंकि यहां पे जगह नहीं है। अगर इसी बात को बेटा, अगर इसी बात को ऐसे लिखा जाता, यू, अब टॉक की सेकंड फॉर्म टॉक्ड, ये पास्ट का सत्य है। भाई तुमने मुझसे बातें की, यू टॉक टू मी, ये बात सच है। जैसे कि आई एम प्रेजेंट, आई वॉज प्रेजेंट। जैसे कि यू कम लेट, यू केम लेट, ये दोनों ही बातें सच हैं कि भाई तुम लेट आए थे। तुमने मुझसे बातें की, ये बात सच है। यू टॉक टू मी एज इफ, या एज दो, जो भी आप लगाना चाहें, यू ब्लैंक एवरीथिंग, एज इफ यू ब्लैंक एवरीथिंग, ये वाक्य आपके सामने, राइट। अब एक बात बताइए कि ये बात तो सच है कि तुमने मुझसे बातें की थी, और सच कौन सी फॉर्म में लिखा गया है? सेकंड में। तो क्या यहां भी सेकंड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो बातें सच हैं और जो बातें मानकर बोली जाती हैं वो अंतर होती है, उनमें अंतर होता है। तो आपने बचपन से पढ़ा होगा या महसूस किया होगा क्या, कि जो सेकंड है उसके पीछे खड़ा होता है हेड थर्ड, राइट। वही बात कि भाई रोगी का मरना और डॉक्टर का आना, ट्रेन का छूट जाना, आपका पहुंचना, ये सारी बातें। अब यहां पे अगर सेकंड है तो यहां सेकंड नहीं हो सकता, जैसे कि यहां पे सेकंड है तो यहां पे ये सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती बेटा। क्यों? क्योंकि फिर तो ये बात हुई कि सच और मानकर बोली गई बात बिल्कुल एक जैसी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अजय हूं, ये बात अलग है, और मैं एक पक्षी हूं, ये बात बिल्कुल अलग है, राइट। तो जो बातें सच हैं और जो बातें मानकर बोली जाती हैं उनमें बहुत अंतर होता है बेटा। यहां पर अगर हम देखें तो सारा सेकंड फॉर्म में जा रहा है, ठीक है। जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड, ये सच है,
भाई इससे पहले के क्या होता, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होता, पुलिस पहुंच गई, पुलिस अराइव्ड, ठीक है, ये बात भी सच है, सेकंड फॉर्म में रही। एज इफ दे, यहां पे अगर हम कहेंगे बेटा जब इधर सेकंड है तो पीछे जाकर वो डेफिनेटली आपका जो आंसर बनेगा वो हेड थर्ड से बनेगा, यानी कि यहां पे जो होगा बेटा, अगर मैं न्यू कह दूं, नो की सेकंड फॉर्म न्यू यहां भी लगाना चाहूं तो इसका मतलब सच और सच, पर ये सच तो नहीं है, ये बात तो मानकर कही जा रही है। वो कैसे पता लगा, एज इफ और एज दो से। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं बेटा जो मानकर कही गई है बात, इसको दिखाते हैं, जैसे एज इफ है, एज दो है, राइट। ये बात अगर हम कहें कि अनलेस है, इफ है, ये सारे के सारे वर्ड्स कौन से हैं, ये वो बातें हैं जो मानकर कही जाती हैं और उस स्टेटमेंट को एक स्टेप पीछे लेती है। तो यहां पे बेटा अगर हम लगाना चाहें न्यू तो गड़बड़ हो जाएगी, उधर सेकंड है तो इधर हेड थर्ड, हेड थर्ड का मतलब यहां पे क्या आंसर होगा, हैड नोन, एज इफ यू हैड नोन। तो अब मुझे बताइए कि इस वाक्य में, थर्ड वाक्य में क्या गड़बड़ है, क्या करना चाहिए, जरा बताइए ऑल ऑफ यू। Just before the demonstration started, the police arrived at the site as if they had received. यहां पे बेटा received नहीं होगा, क्योंकि जब वहां सेकंड है तो यहां पे हेड थर्ड होगा और यहां पे आंसर बन जाएगा क्या, they had received, RECEIVED, had received होगा बेटा, as if they had received। आकाश कुमार पास्ट परफेक्ट में होगा, उससे पहले एक वाक्य आया, राइट के पास्ट परफेक्ट में तो होगा बेटा, हमें यह भी देखना होगा, बिल्कुल औशीन, हमें यह भी देखना होगा क्या कि जैसे कुछ बच्चों ने क्या किया, यहां पे हेड अराइव्ड कर दिया, वो गड़बड़ है बेटा, यहां पे हेड अराइव्ड नहीं होगा, नहीं, हेड रिसीव्ड यहां पे करना होगा, हमें इसको हेड थर्ड करना होगा, ना कि इसको करना होगा। अगर इधर सेकंड है तो उधर हेड थर्ड। अब इसी को लोग किताबों में नियम की तरह बताते हैं, किताबों में कहते हैं कि भाई नियम याद कर लो। भाई नियम क्या है, नियम बता देते हैं कि भाई देखो ये नियम है, एज इफ और एज दो से पहले लिखना चाहो तो आप भी लिख सकते हो, पर अब वो नियम की तरह नहीं, सिचुएशन की तरह क्लियर हो जाएगा। अगर एज इफ और एज दो से पहले फर्स्ट फॉर्म है तो इधर सेकंड फॉर्म लगा दो, ये उन्होंने नियम बना दिया। भाई नियम नहीं है बेटा, ये बात जो सच है उसे फर्स्ट फॉर्म में है, तो जो सच है और जो बात मान के बोली जाती है उसमें अंतर, और उस अंतर को हम कैसे दिखाते हैं, उस अंतर को दिखाते हैं वर्ब की फॉर्म में चेंज करके, कि वर्ब के फॉर्म को बदल दिया जाता है। अगर इधर सेकंड है तो यहां पे हेड थर्ड लगा दिया जाता है बेटा, क्या दिखाने के लिए कि ये बात अगर सच है तो ये बात मानकर कही जा रही है, क्योंकि अगर इधर भी सेकंड दोनों बातें सच हो जाती हैं तो यहां पे बेटा आपका आंसर रिसीव्ड की जगह यहां पे हेड रिसीव्ड हो जाता है, राइट। सो बात क्लियर है, यहां से आगे चल सकते हैं, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। ये बात क्लियर बेटा, ऑल ऑफ यू काइंडली लेट मी नो, क्या ये सेंटेंस क्लियर है। जस्ट बिफोर द डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्टेड द पुलिस अराइव्ड एट द साइट एज इफ दे हैड रिसीव्ड इन्विटेशन, क्लियर, शाबाश। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ड की तरफ चलते हैं, दोबारा से अपने वर्ड्स की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव। चलिए पांचवें वर्ड्स की तरफ, शी वॉन्ट्स टू वाइप आउट द पेनफुल मेमोरीज, हर पेनफुल मेमोरीज कंप्लीटली, शी वॉन्ट्स टू वाइप आउट, यानी कि ये जो बोल्ड हुआ है इसका मतलब पूछा जा रहा है, शी वॉन्ट्स टू वाइप आउट हर पेनफुल मेमोरीज कंप्लीटली, वो अपनी पेनफुल मेमोरीज को, शाबाश, वो अपनी पेनफुल मेमोरीज को कंप्लीटली मिटा देना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू वाइप आउट हर पेनफुल मेमोरीज कंप्लीटली, क्या इसका मतलब अगास्ट होगा या एग्रेंडाइज होगा या इसका मतलब बी लिटिल होगा या फिर एक्सपंज होगा बेटा, व्हाट डज इट मीन बाय, शाबाश ओशिन, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। शी वॉन्ट्स टू वाइप आउट हर पेनफुल मेमोरीज कंप्लीटली, अगास्ट है, एग्रेंडाइज है, बिलिटल है या एक्सपंज है, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। शी वॉन्ट्स टू वाइप आउट, वो कंप्लीटली मिटा देना चाहती है अपनी पेनफुल मेमोरीज, अपनी पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को, याददाश्त हमेशा यादें पास्ट की होती हैं। शी वॉन्ट्स टू वाइप आउट हर पेनफुल मेमोरीज कंप्लीटली, वाइप आउट, अगास्ट है, एग्रेंडाइज है, बिलिटल है, एक्सपंज है, तो इसका जो आंसर है बेटा, जैसे स्पंज होता है, स्पंज क्या करता है, सोख लेता है, यानी कि कहीं पे कोई पानी का दाग वाग है या पानी से कोई दाग बन सकता है तो उसको आप वहां पे डाल देते हो, वो सोख लेता है। इसका जो आंसर है, नहीं बेटा बी लिटिल नहीं होगा, बी लिटिल अनामिका, इसका मतलब इंसल्ट होता है, इसका तो मतलब होता है इंसल्ट करना किसी को, बी माने होना, लिटिल मतलब छोटा, छोटा होना, किसी को छोटा होना यानी कि छोटा करना, दैट्स कॉल्ड इंसल्ट, टू इंसल्ट समबडी वो बी लिटिल होता है बेटा, राइट। एक्सपंज इसका आंसर होगा बेटा, EXPUNG, एक्सपंज माने वाइप आउट होता है, कंप्लीटली किसी चीज को मिटा देना, राइट। तो एक्सपंज का मतलब कंप्लीटली डिलीट कर देना, कंप्लीटली हटा देना,
दैट्स कॉल्ड एक्सपंज बेटा। तो यहां पे हम शी वांट्स टू, यहां पे हम एक्सपंज भी लिख सकते हैं और आपका एक्सपंज वाला वाक्य तैयार हो जाएगा। शी वांट्स टू एक्सपंज हर पेनफुल मेमोरीज कंप्लीटली। तो एक्सपंज का मतलब हो गया कंप्लीटली मिटा देना, कंप्लीटली हटा देना, खत्म कर देना, दैट्स कॉल्ड एक्सपंज बेटा। शी वांट्स टू एक्सपंज हर पेनफुल मेमोरीज कंप्लीटली। अब अगला वर्ड अगास्ट है। अगास्ट, अगास्ट का मतलब होता है बेटा भौचक्का रह जाना, एक तरीके से हतप्रभ रह जाना। अगर पॉजिटिवली देखें तो इसका मतलब अमेज्ड होगा, नेगेटिवली देखें तो इसका मतलब होगा स्टार्टल्ड, STARTLED। पॉजिटिवली अगर कोई भौचक्का रह गया तो अमेज्ड, और अगर नेगेटिवली रह गया तो स्टार्टल्ड। अगास्ट का मतलब हतप्रभ रह जाना। जैसे हम कह सकते हैं कि अर्जुना वॉज अगास्ट व्हेन ही सॉ द एग्रेंडाइज्ड इमेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। सेंटेंस बहुत बेहतरीन बन गया, राइट। इसमें एक वर्ड आ रहा है ग्रैंड। एग्रेंडाइज में एक वर्ड आ रहा है बेटा ग्रैंड। किसी चीज की शानो शौकत या अपनी शान का जो उसका उत्कृष्ट है उसको हम ग्रैंड कहते हैं, कि ग्रैंड सेलिब्रेशन, राइट। इट वॉज अ ग्रैंड इवेंट। ग्रैंड का मतलब बहुत बड़ा, बहुत भव्य। एग्रेंडाइज का मतलब बहुत ज्यादा भव्य होता है, बहुत शानदार, भव्य बना देना, दैट इज कॉल्ड एग्रेंडाइज। और इसका बिल्कुल उल्टा वर्ड होता है इंसल्ट करना, राइट। एग्रेंडाइज ये तो ऐसा है वैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जब कोई रिश्ता आता है बेटी के लिए, बहन के लिए, राइट, या फिर रिश्ता आता है भाई के लिए, बेटे के लिए, तो क्या होता है, मान लीजिए लड़की वाले आते हैं तो लड़की के बारे में, जी हमारी लड़की तो ऐसी है कि वैसी है, कि बताते हैं कि भाई वो तो शारदा है कि सरस्वती है कि लक्ष्मी है, राइट, कि वो सारी की सारी पॉजिटिव क्वालिटी, कि भाई पढ़ाई लिखाई भी ऐसी और बहुत संस्कारी है। ऐसे ही लड़के वाले जब जाते हैं लड़की वाले के यहाँ तो वो क्या करते हैं, वो एग्रेंडाइज करते हैं बेटा, राइट। उसे एग्रेंडाइज किया जाता है उनकी क्वालिटीज को, उसे हम एग्रेंडाइज कहते हैं। तो एग्रेंडाइज का मतलब भव्य बना देते हैं उनकी इमेज को, राइट। अब उसमें कितनी सत्यता होती है वो तो समय ही निर्धारित करता है, क्योंकि सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा समय होता है, राइट। सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा बातें नहीं होती बेटा, सत्य की सबसे बड़ी परीक्षा समय है, कि कितना समय आप लगे रह सकते हो विदाउट एनी हॉल्ट, विदाउट एनी ब्रेक, राइट। सो एग्रेंडाइज का मतलब है किसी चीज को भव्य बना देना, यानी कि ग्रैंड बना देना। तो अगास्ट का मतलब पॉजिटिवली और नेगेटिवली भौचक्का रह जाना, हिंदी में आप लिख सकते हो हतप्रभ रह जाना, अमेज्ड रह जाना। तो एग्रेंडाइज का मतलब भव्य। हम स्टेटमेंट कह सकते हैं कि अर्जुना was aghast when he। अब ये ही किसे कहा जा रहा है, इन बातों पे ध्यान दिया करो, यही सेंटेंस अरेंजमेंट वगैरह में मदद करती है कि अर्जुना का ही वाक्य है जो वहां कनेक्ट हो रहा है ही करके। अर्जुना वॉज अगास्ट व्हेन ही सॉ द एग्रेंडाइज्ड, राइट। ये वर्ड हम लिख देंगे, इसमें ग्रैंड शब्द आई रहा है और स्पेलिंग आराम से याद हो जाएगी। एग लिखा, ग्रैंड लिखा और उसमें IZE जोड़ दिया, राइट। सो वर्ड बन गया एग्रेंडाइज। द एग्रेंडाइज्ड फॉर्म, भव्य, भव्य रूप, भव्य स्वरूप ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो एग्रेंडाइज का मतलब बहुत ज्यादा भव्य, बहुत ज्यादा भव्य, और बिलिटल का मतलब इंसल्ट होता है, राइट। सो एग्रेंडाइज, अर्जुना वॉज अगास्ट व्हेन ही सॉ, यहां पे एक शब्द रह गया बेटा, सी मतलब देखना, व्हेन ही सॉ द एग्रेंडाइज्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। एग्रेंडाइज्ड लिखा है बेटा, जैसे डेकोरेट से क्या बनता है, डेकोरेटेड, है ना। प्लान से क्या बनता है, प्लैंड। प्री प्लान से क्या बनता है, प्री प्लैंड। रिपेयर से बनता है रिपेयर्ड, वो कंडीशन है उसकी। अर्जुना वॉज अगास्ट व्हेन ही सॉ द एग्रेंडाइज्ड फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और बिलिटल का मतलब होता है इंसल्ट, किसी को इंसल्ट कर देना, राइट। सो नेवर बिलिटल एनीबडी, never belittle anybody for his foibles,
फॉर हिज फॉइबल्स, फॉइबल्स का मतलब होता है नेगेटिव पॉइंट, नकारात्मक गुण। जो नकारात्मक गुण होते हैं बेटा, नेगेटिव गुण होते हैं, जो नेगेटिव क्वालिटीज होती हैं व्यक्ति की, नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, फॉइबल्स कहा जाता है उनको, राइट। फॉर हिज फॉइबल्स, उनके नकारात्मक, कभी भी किसी का इंसल्ट ना करें उसके अवगुणों के कारण, यानी कि नेगेटिव गुण की जगह हम कहते हैं अवगुण, अवगुण लिख सकते हो बेटा, हिंदी में लिखना चाहो तो फॉइबल्स, नेगेटिव पॉइंट्स। बिलिटल का मतलब इंसल्ट करना, और एक्सपंज हमने देख लिया। तो आज के सेशन में इतना ही, राइट। लगातार जुड़े रहिएगा, चीजों में क्वालिटी आने दे, जितना भी हुआ है वो सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक शब्द, एक एक वाक्य बहुत जरूरी है बेटा। और आप पाएंगे आने वाले एग्जाम्स में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। इस बात को आश्वस्त होके आप इन सेशंस को ले सकते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि इस एक्सपर्टीज के पीछे या इन क्वेश्चंस के चयन के पीछे 20 साल का अनुभव काम कर रहा है बेटा। 20 साल से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, हजारों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते रहें और उनको रिवाइज करते रहें और उनको समझने की कोशिश करें ताकि कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो सके आपकी। तो आज के सेशन में इतना ही। चीजें अगर अच्छी लगें तो डेफिनेटली उन्हें स्प्रेड करने में मौका दें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, मंडे टू फ्राइडे लगातार आपसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी। थैंक यू।